हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 हिस्ट्री, जो कि 4th चैप्टर है आपका द मुगल एम्पायर। बच्चों, मुगल एम्पायर आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अकबर, बाबर, शाहजहाँ, मुमताज और ताजमहल। तो अक्सर लोगों ने भूला नहीं होगा कि ताजमहल क्या है। ताजमहल तो बच्चा बच्चा जानता है। लाल किला, ये सारे जो मोनूमेंट्स हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़े हैं, ये किस टाइम के हैं? ये सारे मुगल टाइम के हैं। तो आइए आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में जानते हैं कि ये सारे कैसे आए, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या रूल्स थे उस समय मुगल डायनेस्टी के समय, कैसा सारी चीज़ें थी। तो इस बारे में हम लोग को बिल्कुल सीखने को मिलने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल अच्छे से हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, आप जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी पेन लेके अपना जो भी आप हमारे साथ बुक लेके चलिए। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप हाईलाइट करते हुए एक बार रिवाइज करते हुए मेरे साथ बुक अपने रख के सामने चलते चलिए। हमारे सामने आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा जैसे जैसे मैं हाईलाइट करूँगा, आपको चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है और उस पर फोकस करना है और एक अपना लास्ट में नोट्स बना लेना है। तो बिना टाइम को गंवाए हुए, थोड़ा सा वीडियो लंबी भी जाएगी लेकिन हम लोग को मज़ा बहुत आने वाला है। तो अगर लंबी भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 30 मिनट में कोशिश करता हूँ हर चैप्टर फिनिश करने की। बट फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अधूरा ज्ञान फिर ठीक नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पूरा आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। तो थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दे रहे हैं दुरुस्त है, चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा गिवन है रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी। सबसे पहले यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ, रूलिंग as a large treaty as an Indian subcontinent with such diversity of people and culture। मतलब जो लोग थे वहाँ की डाइवर्सिटी और कल्चर अलग अलग थे, तो वहाँ के बारे में सीखेंगे। जैसे क्या कर रहा है कि डाइवर्सिटी, लोगों के पास अलग अलग डाइवर्सिटी थी, अलग अलग कल्चर्स होते थे उस समय। और रूलर्स accomplish and middle ages and quite constant in their precedence, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seems to possible for only short period of time। हमने देखा कि तो यहाँ से देखिए, कह रहा रूलर एज अ लार्ज टेरिटरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। डाइवर्सिटी क्या होती है फ्रेंड्स? मतलब लोगों के बीच अलग अलग कैटेगरी में बांटना। डाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? लोगों को अलग अलग पार्ट में बांटना। तो द कल्चर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टास्क एनी रूलर अकम्प्लिश द मिडिल एज। मतलब जो मिडिल एज था, जो मिडिल एज पे टाइप पे था, मतलब उसको अलग अलग हर जगह से अलग अलग जो बटे हुए थे सारे को, मतलब कहने का मतलब रूलर एक लार्ज कंट्री में, जो कि एक अलग अलग समुदाय के जहाँ लोग हों, अलग अलग लोगों की डाइवर्सिटी हो। तो कल्चर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टास्क एनी रूलर। मतलब एक सबके लिए जैसे अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह रहे हों, ऐसा एक टेरिटरी में एक बहुत बड़े रूलर साम्राज्य कर पाना किसी भी रूलर के लिए बहुत मुद्दे की बात होती है, मतलब काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो क्वाइट इन कॉन्स्टेंट दीज प्रेसिडेंट मुगल क्रिएटेड एम्पायर एंड अकम्प्लिश व्हाट हैड हिथरटू सीम्स पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने क्या हिथरटू का मतलब उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया, कहते हैं कि नहीं, क्या कि मतलब क्या रूल्स लगाए, क्या इन्होंने लगाया कि सारी कम्युनिटी को एक जगह पे रख सकें। ठीक है, ऐसा रूल्स इन्होंने क्यों लगाया, इसको हम लोग देखेंगे। तो पॉसिबल फॉर द ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हाँ, इन्होंने ऐसा पॉसिबल कैसे किया? एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम शॉर्ट टाइम में इन्होंने किया। तो फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। उन्होंने सबसे पहले 16th सेंचुरी के पास अपना जो इन्होंने वो फैलाया आगरा टू दिल्ली। कहाँ? आगरा टू दिल्ली के बीच फैला। तो आगे हम बात करते हैं अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब 17th सेंचुरी के आसपास। अब 17th सेंचुरी आप लोग क्या सोचेंगे? 17th सेंचुरी जो होगा आपका 1600 से 1700 के बीच जो होता है, ये आपका 17th सेंचुरी में आता है। जहाँ 1700 हुआ, 1700 के बाद वो जो चलता है वो 18th सेंचुरी के लिए टारगेट हो जाता है, तो उसको 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब 17th सेंचुरी के आसपास पहुँचते पहुँचते वो लोग सारे कॉन्टिनेंट पे अपना राज जमा लेते हैं। भाई क्या बात थी। दे इम्पॉसिबल सबस्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस। उनके पास काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, आइडिया ऑफ गवर्नेंस था, मतलब कि सारी चीज़ों को कैसे गवर्न की जाए। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग ग्रुप को इंटायरली एक साथ रखने के लिए काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज होती, जिसको मुगल डायनेस्टी ने कर दिखाया।
तो आउटलास्ट रूल लिविंग पॉलिटिकल लेजेसी दे सक्सीडेड रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे रैम्पथ ऑफ द रेड फोर्ट। आज जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जो हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी पे रेड फोर्ट पे जो तिरंगा फहराते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो तिरंगा मतलब वो जो रेड फोर्ट है किसके टाइम पे बना था? तो दोस्तों वो मुग़ल डायनेस्टी की ही देन है, मतलब उसको मुग़ल डायनेस्टी की देन है। और किसने बनाया था उसको? मुग़ल एम्परर में से किसी ने एक ने बनाया था। तो अब ये रेड फोर्ट का आपका ये सिंबल है, रेड फोर्ट जो आपका दिख रहा है, ये रहा आपका रेड फोर्ट। यहाँ पे यहीं पे जो तिरंगा फहराया जाता है यहीं पे फहराया जाता है, ये अंदर पूरा सारी काफ़ी फैला है। तो आगे हम बात करते हैं, मुग़ल एम्पायर ने इसे ही बनाया था रेड फोर्ट पे। दोस्तों आपको बताना रेड फोर्ट कितने साल पुराना हो गया, कब बना था। हु वाज द मुग़ल, हु वर द मुग़ल, मुग़ल कौन थे? अब बात इस चीज़ की उठती तो मुग़ल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मुग़ल थे कहाँ, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस रीजन थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं हु वर मुग़ल। तो मुग़ल वे डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड। दे वेयर डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान and died 1227. The Mongol ruler who ruled over part of China and Central Asia from their father's side, they were successor of Taimur and the ruler of the Iran. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि मुगल जो थे डिसेंडेंट दो ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे। तो देयर मदर साइड से अगर बात करें तो डिसेंडेंट चंगेज खान के वैरायटी के थे, मतलब कि जो कि डेट उनकी 1227। और द मंगोल रूलर बात करें तो हु आर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। From their father side, they were successor of Taimur and the ruler of Iran and Iran modern day Turkey। अब यहाँ से थोड़ी सी आपको डाउट होगा कि सबसे पहले ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स, ठीक है, तो दोनों जगह से ग्रेट लिनेज थे और रिलेटिव थे। जो कि अब मदर साइड से बात करें तो देखिए एक काम है कि देखो दो जगह के थे, एक मदर टाइप साइड से वो चंगेज खान और मंगोल रूलर हु रूल्ड पार्ट ऑफ चाइना, मतलब चंगेज खान था जो मंगोल रूलर था और कहाँ का था? चाइना, जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है। फ्रॉम देयर अगर फादर साइड से बात करें तो तैमूर जो कि ईरान का रूलर है एंड मॉडर्न डे टर्की में है, ईरान का टर्की में। तो मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, मतलब वो मुगल और मंगोल मतलब नहीं पसंद करते थे। This was because Genghis Khan memory and associated with Makkah and enumerated and people was able to linkage the Uzbek their Mongol competition on the other hand and Mughal were। अब यहाँ पे देखिए वो मुगल कहना नहीं पसंद करते थे, तो इसमें क्या कहा सीधा लिखा हुआ है कि फ्रॉम देयर फादर दे, यहाँ पे देखिएगा हाँ, द मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल्ड मुगल और मंगोल, ये लाइक नहीं करते थे। आगे यहाँ पे The miniature of painting and dated 1700 Taimur was descendant and Mughal emperor Taimur is in the central on his right, his son Miran Shah। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उसके सन मिरान शाह जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर एंड अबू सेड एंड बाबर ग्रैंडफादर, अबू सेड ग्रैंडफादर टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर ऑफ सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। यहाँ पे जो बैठने का क्रम है ये नीचे आप देखिएगा, फटाफट आप देखिएगा ये यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1707 से बनाया गया था। तैमूर हिज डिसेंडेंट एंड मुगल एम्परर के बीच, तैमूर इज अ सेंटर, तैमूर यहाँ पे बैठा है, सेंट्रल में तैमूर बैठा हुआ है, क्या भाई पहना हुआ है, ठीक है। एंड द फर्स्ट तैमूर इज द सेंटर एंड हिज राइट इज हिज सन मिरान, उनके राइट इनका सन क्या बैठा है? मिरान, यहाँ पे राइट में होना चाहिए, इसके राइट में यहाँ से देखेंगे अगर हमारे तरफ से तो इनका राइट में मिरान, क्योंकि ये तो बाबा जी लग रहे हैं, ये बुढ़े दाढ़ी वाले हैं, तो दाढ़ी वाले तो इनके पापा तो मतलब सन तो लगेंगे नहीं, तो ये वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे मुगल एम्परर बाबर ग्रेट एंड फादर एंड अबू सेड बाबर टू बी लेफ्ट साइड इज मुगल मिर्जा एंड उमर शेख बाबर फादर, जो उमर शेख हैं बाबर के फादर थे। और एम्परर बाबर अकबर शाहजहां आर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आपका क्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उमर शेख किसके पापा थे? तो उमर शेख थे बाबर के पिताजी। बाबर कहाँ से थे? मंगोल और चंगेज खान, इन सारी चीज़ों के मतलब दोनों तरफ से दो फैमिलियों से बिलोंग कर रहे थे।
तो इस तरीके से हमने मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले हम जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना बाबर ने किया। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख थे। तो इतना हम लोगों ने सीखा और वहाँ पे बैठने का क्रम भी देखा। तो प्राउड ऑफ देयर टैमरिंड एसेंट्री नॉट लीस्ट बिकॉज देयर इज ग्रेट इंसेंटर कैप्चर दिल्ली 1398 और द सेलिब्रेटेड ऑफ ग्रीनोलॉजी पिक्टोरियली ईच ऑफ द गेटिंग पिक्चर मेड ऑफ द तैमूर हिमसेल्फ टेक ऑफ द लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। मतलब ये सारी पिक्चर्स तैमूर ने खुद बनाई, ठीक है। और ये दिल्ली पर इन्होंने कब कैप्चर किया? 1398 पे। अब यहाँ पे मुग़ल मिलिट्री, अब एक अगला टॉपिक की बात करेंगे मुग़ल मिलिट्री। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 से 1530 में सक्सीडेड टू द थ्रोन फरगना, जो कि 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर। भाई उस समय बाबर कितने साल का था? 12 ईयर। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज असेंटेड थ्रोन and invasion another Mongol group Uzbek and after their wandering seized काबुल। काबुल में कहाँ पहुँचता? 1504 में। मतलब कहाँ से वो स्टार्ट करता है? मुग़ल एम्परर जो स्टार्ट करता है कहाँ से? फरगना, थ्रोन ऑफ फरगना होता है। और ओनली 12 ईयर ओल्ड, वो कितना होता है? जब 12 साल का ही होता है तभी वो क्या करता है? इन्वेड करना हर जगह से स्टार्ट कर देता है। और 1526 में ही डिफीटेड तो सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब ऐसे करते काबुल आता है, काबुल से दिल्ली, दिल्ली 1526 में सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट द पानीपत कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। देखो जब ये वहाँ से स्टार्ट करता है, बाबर वहाँ से स्टार्ट किया, बाबर स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये काबुल था, काबुल से पहुँचता है दिल्ली। दिल्ली पे जो राज कर रहे होते हैं कौन होता है? इब्राहिम लोदी, जो कि आप लोग पानीपत का युद्ध का जिक्र बार बार मिलता है आपको। 1526 में जिक्र हमेशा होता है कि 1526 में कब लड़ाई हुई थी। तो उस समय कौन था? उस समय थे आपके कौन थे? हाँ, उस समय बाबर और जो वहाँ के लोदी डायनेस्टी के होते हैं, तो उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और 1526 में उनको हरा के ये आगरा और दिल्ली पे अपना राज कर लेते हैं। तो इतना हमने सीख लिया कि उन्होंने अपनी जर्नी 12 साल में स्टार्ट की, कहाँ से पहुँचा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल स्टडी। इट इज केयरफुल टू सी यू नोटिस दैट along a term of pattern you will notice the example of Afghan where immediate and threat to Mughal and authority. Note the relationship between the Mughal and the Atom and Ahams and the Sikh chapter 8 and 10 मेवाड़। मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो मारवाड़ जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में। हाउ वाज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफ़ा विद ईरान डिफरेंट फ्राम अकबर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। गोलकुंडा बीजापुर औरंगजेब राइन, मतलब ये यहाँ पे औरंगजेब का शासन रहता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कैनॉन्स वेयर एन इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ 16th सेंचुरी वेयर फाबर यूज टू देम। सबसे पहले कैनॉन्स जो यूज करता था कौन करता था? सबसे पहले बाबर ने। और गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट द इंडियन फॉर द वारफेयर ऑफ द 14th सेंचुरी। फायर आर्म्स वेयर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम रीजन ऑफ सच एज गुजरात मालवा एंड डीकन वाज यूज्ड बाय द बाबर। मतलब सबसे पहले जो गन पाउडर तोप वगैरह जो सारी चीज़ें यूज की गई थी वो बाबर ने ही यूज किया था। और कहाँ पे किया था? आप लोगों ने देखा गुजरात, मालवा, डीकन, ये जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ आपका पॉइंटर, यहाँ पे आपका सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे सफिया विद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर, डिड एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रेन एंड हेयरस्टाइल ऑफ द डीकन। इन सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर हम लोग देखेंगे। तो आप प्यारा सा एक सिंबल दिख रहा है, बाबर की बढ़िया प्यारी सी मूछें दिख रही हैं, एक पगड़ी भी दिख रही है और बगल में देखिए बाबर जी का क्या उस समय सेल्फी खींचने का क्या एकदम माहौल रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमें ये बताइए कि ये अकबर जो था उस समय तो कैमरा चलता नहीं था, तो ऐसा सेल्फी वाली स्टाइल उसको किसने बताया होगा? आप लोग इस बात को सोचिए। उस समय अगर कैमरा नहीं चल रहा था, उस समय कैमरा था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी ना, बैटरी थी नहीं, तो कैसे क्या हुआ होगा? फ्रेंड्स उस समय ये बात है, ये आपका पेंटिंग एक बनाया गया है जो आजकल राजा लोग पहले बनवाते थे पेंटिंग वगैरह। तो उसमें सारे उनके जो दरबारी होते थे उसमें वो लोग क्या करते थे, पेंट करते थे, उनके बारे में लिखते थे, उनकी बुकें लिखते थे, जैसे अकबरनामा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसको हम लोग अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बाबर जी का जो हम बात करेंगे तो मुग़ल डायनेस्टी के ये मेन फाउंडर होते हैं कि बाबर, और कब इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में हरा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो 1526 में डिबेटेड इब्राहिम लोदी हिज अफगान सपोर्टर एट पानीपत। अब यहाँ पे 1527 में डिफीटेड राणा सांगा। भाई इनका साम्राज्य रुक ही नहीं है, 1521 एक साल के बाद रुक नहीं सकते थे, शांत नहीं हो सकते थे। अगले बार राणा सांगा को भी हरा दिए।
राजपूत रूलर एलाइज इन खानवा, फिर अगला भाई खानवा के युद्ध लड़ जाते हैं। भाई जल्दी लड़ोगे तभी जल्दी जाओगे। अब 1528 में डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी, किसको हराते हैं? चंदेरी राजपूत। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। 1526, 27, 28 3 साल बंदा बैठा नहीं भाई, क्या मूछे रखा है। एस्टेब्लिश द कंट्रोल ऑफ द अफगान दिल्ली बिफोर हिज डेथ। आप देखो, अब वहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, मतलब अपने मरने से पहले अपने नाती पोतों के लिए व्यवस्था कर लिया इन्होंने। दिल्ली और आगरा दोनों को बिल्कुल अपने अंडर में लेके ही मरा। अब भाई साहब जब बाबर जी स्थापना कर ही चुके हैं, मतलब अपने अंडर में कर ही चुके हैं, तो आते हैं मिस्टर हुमायूं। हुमायूं का टाइमिंग देखेंगे। बाबर जी का जन्म जब ख़त्म, मतलब कि इनकी दास्तां ख़त्म हो जाती है और अपने नाती पोतों के लिए बना भी जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1530 से यहाँ पे देखिए। अब ये टाइम जो दिया है 1530 से 1540, 1555 से 1556, ये पॉइंट्स आपको डाउट ज़रूर कर रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट्स को पहले अभी मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूंगा, जब मैं आगे पढ़ा रहा हूँगा तो मैं उस पॉइंट्स को बताऊंगा। जरा इस पे गौर कीजिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हुमायूं डायनेस्टी की। हुमायूं जो है आप लोगों ने देखा कि 5 से 32, 5 to 40 और 550 से 1560 तक ये हुए। तो अब इस चीज़ों को बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा टाइम क्या था कि इन दोनों का क्या हुआ, कि ऐसा में क्या चीज़ें थी जो हम लोगों को ये 2 टाइम दिया हुआ है, तो उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो हुमायूं डिवाइडेड इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल एंड फादर। हिज ब्रदर बियर गिवन प्रोविंस, मतलब उसके पिताजी ने क्या किया था, उसके ब्रदर और उसका दोनों का हक था। उसका भाई कौन था? मिर्जा कमरान। क्या था? मिर्जा कमरान था। एंड वीकेंड हुमायूं रूलर एंड अफगान कंपटीटर शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। मतलब शेर शाह उसी समय क्या होता है, देखिए ये राज चल रहा होता है, हुमायूं का सिलसिला जो है था 1530 से चल ही रहा होता है 1540 तक चल रहा होता है, कि उसी टाइम में आ जाते हैं शेर शाह आ जाते हैं। शेर शाह आ जाते हैं तो शेर शाह क्या करते हैं? शेर शाह का मतलब मेन होता है ये हुमायूं को क्या करते हैं? डिफीट कर देते हैं। कब? 1540 में हुमायूं को क्या करते थे? डिफीट कर देते हैं। और हुमायूं को डिफीट करने के बाद क्या होता है? उन्होंने अपनी डायनेस्टी ला देते हैं। इसी कारण जो इतना मतलब 1540 से 1555 के बीच जो टाइम था, ये किसका था? शेर शाह का हो जाता है। शेर शाह इतना टाइम तक उनको हरा देते हैं। उसके बाद तब फिर से जो बाद में हुमायूं अपनी सेना अलग बनाते हैं, अलग बनाने के बाद फिर से आके इन पर अटैक करते हैं और 1555 से 56 के बीच फिर से अपना शासन करते हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन चलते रहते हैं। तो हुमायूं काज अगेंस्ट अफगान कंपटीशन, हुमायूं का जो कॉज होता है, हुमायूं अगेंस्ट मतलब जो शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, कब किस युद्ध में हराते हैं? शेर शाह जो होते हैं, शेर खान जो होते हैं, शेर खान जिसको बोलते हैं, पहले शेर शाह को शेर खान के नाम से जाना जाता है, वो हुमायूं को किस नाम से हराते हैं? शेर शाह। और हमारा ये मानना है कि क्वेश्चन ये भी आता है कि शेर शाह सूरी को शेर खान के नाम से क्यों जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात रहती है कि शेर शाह सूरी को हम शेर खान क्यों इस नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय बचपन में कहा जाता है कि इन्होंने शायद इनकी वजह से क्या कीजिए एक शेर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण इनको शेर खान नाम से जाने मतलब शेर खान को किससे? शेर शाह को शेर खान नाम से भी जाना जाने लगा। और 1539 में है ये चौसा का युद्ध, और कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ते हैं, फोर्सिंग यू टू फ्ली ऑफ द ईरान। अब उनको ईरान जाने के लिए क्या कर देते हैं? मजबूर कर देते हैं, एकदम नाक में दम कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। तो ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। अब वहाँ पे हुमायूं जी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये शेर शाह तो उनका भाई उनको खदेड़ दिया, और किसी को उसके घर से खदेड़ तो वो मार गुस्से के एकदम पागल हो जाएगा और जाएगा, तो वो किसके पास जाता है? उसी समय वो जाता है हुमायूं, ईरान। हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, वहाँ पे जाता है, ईरान साइड में जाता है, वहाँ पे सफाविद शाह से भाई मतलब थोड़ी सी हेल्प लेता है। तो इन रिसर्चर दिल्ली एंड 1555, और फिर से आके दिल्ली पे यूं मारता अटैक, और सारे 1550 में मतलब पूरे दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लेता। भाई अपने घर पे वापस आ गया। बजाओ बच्चों ताली, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सीडेंट इन द बिल्डिंग, अब भाई जब वो आया, भाई राज करने आया, तो 1555 में आया, 1556 तक राज किया। उसी समय उसका एक्सीडेंट क्या होता है? उसके साथ बिल्डिंग एक्सीडेंट कोई हो जाता है, मतलब कहते हैं कि सीढ़ियों से शायद गिर के मृत्यु होती है, क्या कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हुई कि आगे भाई अकबर, आपका अगला चहेता, हम लोग का माना जाना इंसान क्या होता है? अकबर आ गया।
तो हम आगे बात करेंगे अकबर। अकबर का जो टाइमिंग होता है 1556 से 1605 के बीच होता है। अब अकबर जो होता है, अकबर आप लोगों को पता है बच्चों कि 13 साल के अंदर इन्होंने क्या, 13 ही साल में इन्होंने क्या किया, एम्परर बन जाता है। क्या बन जाता है ये, 13 साल में एक राजा बन जाता है। हिज राइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब उनका जो टाइम होता है उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है 1556 से 1570 के बीच, जो कि अकबर बिकम डिपेंडेंट एंड रेजेंट ऑफ बैरम खान एंड अदर मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक।